नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक मुद्दा अहम यह है कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा। और जब मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, और सबसे बड़े मतलब जब मैं विपक्ष का कहता हूं तो 1 से 10 नंबर तक एक ही व्यक्ति है जिसको मैं मानता हूं जो विपक्ष को एक साथ रैली अराउंड कर सकता है, वो है अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, अखिलेश यादव जी अब एक छत्र उस विपक्ष के स्पेस को उनको लीड करना चाहिए। लेकिन मुझे कभी कभी अखिलेश यादव जी के जो हाल के मतलब जब वो इलेक्शन हारे 2017 में, उसके बाद जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन के बारे में उनकी सोच होती है, तो जो लोग नौकरी किए हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वीआरएस होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की। मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अपने समय से पहले मैंने 10-12 साल नौकरी कर ली, 15 साल मैं रिटायरमेंट हो गया। एक होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट, वो दूसरी जो कंपनी होती है वो आपको रिटायरमेंट में भेज देती है कि अब जाओ घर रहो, आने की जरूरत नहीं। तो क्या ये जो बिहेवियर है, जिस तरह का आप अखिलेश यादव जी का अनबने भाव से है ये कहना, तो ये कंपल्सरी रिटायरमेंट के उसमें आ गए हैं कि इनको कोई कह रहा है कि घर बैठो, या ये स्वतः इनकी इच्छा ऐसी है कि इनको लगता है कि नहीं अभी मुझे कोई बहुत एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यूपी में सिर्फ सपा ही ऐसी स्थिति में है जो बीजेपी को कुछ चैलेंज कर सकती है, और वो 3 मोर्चों पे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक छोटा चार्ट बनाया है मैंने, और वो चार्ट इसलिए बनाया है कि वो चार्ट थोड़ा समझ लीजिए। आज जब मैं भाजपा के नेतृत्व की बात करता हूं तो वो मोदी जी और शाह जी का नेतृत्व है जो केंद्र में कैसे सत्ता बनी रहे उसके लिए हरदम चिंता करता है, उसी के हिसाब से काम करता है, प्लान करता है इत्यादि। ये 1996 से मैंने इसलिए किया है कि 1996 में पहली बार 13 दिन के लिए सरकार बनी थी, तब से मैंने ये चार्ट बनाया है। टोटल सीट जो बीजेपी की पूरे देश में कहां से आ रही है वो आप देख रहे हैं, 96, 98, 99 आपने हर। फिर उन सीट्स में से यूपी से कितनी सीट बीजेपी जीत के जा रही है तो वो भी आप देख लीजिए, 52, 57। तीसरा कॉलम जो है, चौथा कॉलम जो है, उसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से कितनी सीट जीत के उन इलेक्शंस में जा रही है। तो आप देखेंगे कि 2004 और 2009 ये 2 इलेक्शन जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी की सीटें 2004 में 35, 2009 में 23, और इसके मुकाबले बीजेपी की सीटें 2004 में 10 और 15 थी। मतलब 2004 में सपा 35, बीजेपी 10, 2009 में सपा 23, बीजेपी 15। लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। बाकी सारे इलेक्शंस में, बाकी जो भी इलेक्शन हुए हैं, मतलब मैंने ये टोटल डेटा आपको 7 इलेक्शंस का दिया है, बाकी 5 इलेक्शंस में बीजेपी के ही सबसे ज्यादा एमपी बने हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि जिस दिन बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश गया उस दिन से बीजेपी की केंद्र की सत्ता भी चली जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसके बाद अगर आप आते हैं तो अगर समाजवादी पार्टी का एक लॉन्ग ड्रॉन कुछ होता है, कुछ लॉन्ग ड्रॉन फीचर की बात होती है, तो वो यहीं से देखना होगा। और उसको आप इस तरह से भी देख लीजिए कि सपा की जब सत्ता आई, जब सपा की 35 सीटें आई, तो 2002 से 2007 वाला पीरियड था जब सपा का राज था। फिर जब सपा की 23 सीटें आई, जब वो बीजेपी से ज़्यादा सीटें आई 2009 में, उस समय बीजेपी का राज फिर नहीं था, मायावती जी का राज था। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि सपा को भी अगर मुझे समझ में आ रहा है तो सपा को भी समझ में आ रहा है। अब सपा की जो सबसे बड़ी ताकत, मैं 3 मोर्चे बोला था, मैंने बोला था कि सपा के लिए अगर चैलेंज करा है 3 मोर्चे हैं। तो पहली चीज है कि सपा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। यादव वोटर्स नहीं है, मुस्लिम वोटर्स हैं। क्योंकि आप अगर देखिए तो अपना दल के पास कुर्मी वोटर्स हैं, तो 2 सीटें या 4 सीटें या 1 सीट है, उनको 2 सीट बीजेपी देती है, 2 सीट जीत जाते हैं, तो कुर्मी उनको वोट देते हैं। आप राजभर को देख लीजिए, उनको राजभर लोगों को वोट मिलता है, उनकी कितनी सीटें हैं। आप जाट को देख लीजिए, जाट अजीत सिंह जी की पार्टी को एक समय वोट देता था बिल्कुल आंख बंद करके, उनकी कितनी सीटें थी। मेरा कहना यह है कि अपनी जात के नाम पे हर एक पार्टी की एक लिमिटेड क्षमता है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। सपा के पास चूंकि एक मुस्लिम वोट है और उसको कल्टीवेट किया था मुलायम सिंह जी ने। मुलायम सिंह जी ने उस वोट को कल्टीवेट किया था ऑन द कॉस्ट ऑफ मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम तक लोग बोलते थे, और कोई मौलाना मुलायम उनका रिस्पेक्ट में नहीं बोलते थे, डेरोगेटरी करके बोलते थे। मौलाना मुलायम के बाद भी
उन्होंने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के सवाल पे खड़े होकर उनका साथ दिया, तो मुसलमानों को उनके ऊपर विश्वास था। क्योंकि एक चीज और देख लीजिए, मुस्लिम वोटर जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस की बात कर रहा हूं, मुस्लिम वोटर की नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश में जनरली स्पीकिंग बाय एंड लार्ज हाल के दिनों में कोई सेकुलर हिंदू ही किया है। मुस्लिम वोटर ने यूपी में मुस्लिम नेतृत्व के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। मुलायम सिंह जी के अलावा दो नेता ऐसे हैं जो हाल के दिनों में जिनको याद होगा लोगों को, विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे हिम्मती नंदन बहुगुणा। ये दो लोगों के पीछे मुसलमानों को इनके ऊपर विश्वास था और इनके साथ लामबंद हो जाते थे। तो मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि आज अखिलेश यादव जी, आपको लगता है मुसलमानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई पड़ते हैं कभी? जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो अपने घर पे आप बुला के वो रोजा अफ्तारी कर लेते थे, लेकिन कहीं आप खड़े हुए तो नहीं दिखाई देते हैं। अब दूसरी बात है, जो दूसरा मोर्चा है, जो मेरे ख्याल में अखिलेश यादव जी को मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद और प्रमुख हो गया। हालांकि वो बीमार थे, बहुत नहीं थे, लेकिन फिर भी पुराने लोग इस उसमें कि मुलायम सिंह जी हैं, अभी जीवित हैं, बहुत से पुराने लोग ऐसे थे जो इसी कारण उस पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे वो जाति का बैलेंस करते थे, अगर एक तरफ ब्राह्मण करना है तो उनको जनेश्वर मिश्र जी, बृजभूषण तिवारी जी राजपूत करना है, तो एक तरफ मोहन सिंह जी, एक तरफ अमर सिंह जी कुर्मी हैं, तो बेनी, मतलब उनके पास हर जात का रिप्रेजेंटेटिव था। तो उनका जो गुलदस्ता बनता था वो कोई यादवों का गुलदस्ता नहीं होता था, वो सारी जातों का गुलदस्ता था। और केवल सारी जातों का नहीं, उस जात के दो एक्सट्रीम एंड्स, राजपूतों में दो अलग अलग तरह की राजनीति करने वाले, एक तरफ मोहन सिंह और एक तरफ अमर सिंह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन दो एक्सट्रीम पोल्स की राजनीति करने वालों को भी वो एक साथ मिलके चला सकते थे। दूसरा एक चीज और, एक अगर आप डिफरेंस देखना ये होगा कि आप अगर देखिए मुलायम सिंह यादव के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की बात, देखने में भाई ये विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, और मुलायम सिंह आपको ज़्यादा देसी लगते थे, लेकिन मुलायम सिंह अधिकारियों से काम करवाते थे। हमने किसी अधिकारी को मुलायम सिंह के ऊपर हावी होते हुए नहीं देखा। बहुत से अधिकारी उनके आना है, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, जो बाहर निकल के कोई राणा प्रताप का सीधे वंशज, कोई परशुराम जी का सीधे वंशज, लेकिन मुलायम सिंह को उनसे काम करवाना आता था। दूसरा, मुलायम सिंह यादव ने जैसे कल्टिवेट मुसलमानों को किया था, जैसे उसी तरह से पत्रकारों को भी किया था। पत्रकारों के लिए जितना मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया है, उतना मेरी जानकारी और मेरे उसमें और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अखिलेश यादव जी का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनकी जो भाषा होती है, जो तुम करते हैं सबको, उनकी उम्र से दुगनी उम्र का है। ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो सबको तुम ही करते हैं, तो इनको बेसिक मतलब वो संस्कार क्यों नहीं आया मैं नहीं मालूम। या तो ये था कि बड़े आदमी के बेटे हो गए, मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे, तो उनको ये संस्कार सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा, वहां पे मुलायम सिंह जी अधिकारियों पे हावी रहते थे, यहाँ पे अधिकारी अखिलेश यादव पे हावी रहते थे। वो एक लंबे वाले साहब है ना, सबको याद है, बहुत से नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम पर्याप्त है। लंबे वाले साहब थे, जो चाहिए वो करवाते थे। दूसरा एक समस्या और जो मुलायम सिंह के मृत्यु के बाद इनको फेस करनी पड़ रही है, जो पारिवारिक क्लेश कह लीजिए, कलह कह लीजिए, वो एक हेड ऑफ द फैमिली थे, सबको समेट के रखे हुए थे। अखिलेश यादव जी अभी तक ऐसा मुझे लगा है कि शिवपाल यादव जी, जिनकी बहुत मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी उनकी एक है उनको इज्जत मिले, जो मैं समझता हूँ। दूसरा उनको है कि उनका लड़का भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। शायद ये बेसिक कर्टसी और ये बेसिक इज्जत अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज भी अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक इनकी समस्या रहेगी ही रहेगी। मैं एक चीज़ मुलायम सिंह जी की और करके ख़त्म करूँगा। मुलायम सिंह जी का जो समाजवादी बैकग्राउंड होने की वजह से जो धरना प्रदर्शन वाला एक होना था, वो अखिलेश यादव जी में नहीं दिखाई पड़ता है। वो थोड़ी सुविधा की राजनीति गिव अप कर देना, कौन आजमगढ़ जाए, कौन रामपुर जाए। अगर आपको याद हो, जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद के बाई इलेक्शंस जो हुए थे, एक गोरखपुर का हुआ था और एक शायद सहारनपुर या कहीं हुआ था, उससे इनको कितनी ताकत मिली थी जब ये जीते थे। आज ये आजमगढ़ जहां के सिटिंग एमपी थे, इस व्यक्ति के पास इतना नहीं था कि वहां जाके प्रचार अपने भाई का करता। इनके चचाजात भाई वहां से लड़ रहे थे और ये वहीं के सिटिंग एमपी थे, ये वहां तक भी नहीं गए थे। रामपुर में जहां पे आजम खान की इज्जत लगी हुई थी, जिसके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न था, वो ये वहां नहीं गए थे। अब ये इनके जो चाहने वाले उसका कोई जस्टिफिकेशन देते रहें, आप अगर इलेक्शन उसमें हैं तो आपको तो ये करना पड़ेगा। आप इससे बाहर थोड़ी भाग सकते हैं। फिर आप ठीक है, फिर आप वीआरएस या कंपलसरी रिटायरमेंट टाइप रहिए, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड
आपका वोट है, उतनी सीटें मिलती रहेंगी, उतना आप एमएलए एमपी बनते रहेंगे, अपना चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि बीजेपी जो तीसरा मोर्चा और जो सबसे इंपॉर्टेंट, बीजेपी के लिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी घर बैठे, सड़कों पर ना निकले, रहे लेकिन घर में बैठ के रहे, क्योंकि अखिलेश यादव अगर कामयाब होते हैं, अगर कहीं होते हैं, तो उससे डायरेक्टली बीजेपी का नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कोई चैलेंज करने की स्थिति में आज है तो वो केवल समाजवादी पार्टी है और कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव जो अभी हुए थे, हम सबने देख लिया, वो बिल्कुल बाइपोलर हो गए थे। मतलब बसपा और कांग्रेस का बिल्कुल वजूद ही खत्म हो गया। वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया था, सपा वर्सेस बीजेपी। और अभी तक आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव हो गए हैं और ये फैक्ट है कि ना कांग्रेस की ताकत, ऐसा कोई काम मुझे नहीं दिखाया कि कांग्रेस की ताकत बढ़ी हो या बीएसपी की ताकत बढ़ी हो। इन लोगों की ताकत घटी ही है। उसके बाद कांग्रेस अपना एक खाबरी जी को ले आई है, पुराने बीएसपी के नेता को, उनके भरोसे वो सोच रही कि रिवाइव करेगी, जो शायद खुद अपना एमपी इलेक्शन 20-25 साल पहले जीते थे। और इधर ये बीएसपी इमरान मसूद साहब को ले आई है, सहारनपुर वाले को, जिसके भरोसे वो, उनको लगता है कि सारे मुस्लिम वोट उनके पीछे, इमरान मसूद के पीछे आ जाएंगे। अब ये बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए, देखिए बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन और जीतना जरूरी क्यों है। पहला, मैं कई बार कह चुका हूं कि 14 राज्यों में 28 राज्य हैं, 14 राज्यों में उनकी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी रहनी चाहिए, तभी अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, संविधान में परिवर्तन, यहां से उसको रेक्टिफाई कराना होगा। साउथ में ये बिल्कुल तय है कि जो 303 सीटें आई हैं, साउथ में कहीं कोई गुंजाइश दिखती नहीं है जहां पे बीजेपी कुछ बढ़त हासिल कर सके। ना केरला, ना तमिलनाडु, ना आंध्र प्रदेश, ना तेलंगाना, ना साउथ की किसी जगह से मुझे नहीं लगता है, कर्नाटका छोड़ के। 303 सीट को रिपीट करना भी मुश्किल है। मैं केवल 3 स्टेट का नाम ले रहा हूं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट में। यहां पे इन चारों स्टेट को मिला के बीजेपी की 83 सीटें, 83। बिहार में इस बार कितनी सीट होगी वो देखने वाली बात होगी, महाराष्ट्र में देखने वाली बात होगी। जो इनके साथ थे वो बिल्कुल इनसे दूर हो गए हैं और ये आइसोलेटेड है। कर्नाटक में 25 सीट थी, कितनी होंगी देखने वाली बात है, और वही वेस्ट बंगाल का हार है, तो 83 से तो कम ही होंगी। अब ऐसे में जब इनके वजूद का सवाल है बीजेपी का, तो यूपी में सीटें कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि देखिए ये जरूरी है कि मुलायम सिंह के बाद जो एमवाई है, जो मुसलमान यादव में से मुसलमान जो हैं, उसको या तो सपा से थोड़ा तितर बितर किया जाए। एक पसमंदा मुसलमान चला के वो कुछ मुसलमानों को या तो वो डर की वजह से या लालच की वजह से या जिस भी वजह से वो अपनी तरफ करने का एक प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ये सूट करेगा कि अगर बीएसपी की लीडरशिप इस तरह से बिहेव करे कि उसको मुसलमानों का कुछ वोट, उसके इमरान मसूद को लाइए, कुछ और मुसलमानों को लाइए, जिससे वो करे, जिससे एसपी का नुकसान होगा। इस तरह के काफ़ी से काम किए जाएंगे, क्योंकि इसीलिए बीजेपी ने ये चीज़ समझने वाला है। इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा था आजम खान, उनको टारगेट किया है। उनको नेम शेमिंग हो रही है उनके मुझसे। मैं किसी को, मैंने अपने उस पर कहा तो कोई कह रहा है आप उनको साहब बोल रहे हैं। अरे भाई, आजम साहब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बड़े नेता रहे हैं, ईमानदार नेता रहे हैं। वो उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी में किया, मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने कोई घूस फूस ली हो, उनके ऊपर इस तरह का कोई घूस का आरोप मैंने नहीं सुना है। अखिलेश यादव जी कैसे बचे हुए हैं? पूरी दुनिया में, पूरी सब जगह ईडी कहाँ कहाँ नहीं चली जा रही है। वो बकरी चुराने में आजम खान के जेल चले जा रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच के रिवर फ्रंट घोटाला, जेपी, जो इन लोग खुद बोलते थे कि अब ये करेंगे वो करेंगे, एक सम्मन आया, एक ईडी के पास अखिलेश जी को बुलाया गया, एक दिन के लिए भी कहीं कुछ कोई कार्रवाई हुई? तो क्या मतलब ऐसे ही आपको लगता है कि सब कुछ हो रहा है? तो वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपलसरी रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बीच की जो भी काम हो, ये पढ़ने की जरूरत है। और अखिलेश यादव जी को मुझे ऐसा लगता है इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी दो चीजें हैं, या तो समझ नहीं रहे हैं या अंडर एडवाइस हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप इस तरह के काम मत करिए। एक आज इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक स्टोरी की है अखिलेश यादव जी के लिए कि उनकी क्या क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं उस पर। लेकिन मुझे जो मेरे लिए बेसिक चीज़ ये लगती है कि अखिलेश यादव जी को अगर देश की और उत्तर प्रदेश की सियासत करनी है तो घर से बाहर निकलना होगा। और अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ये भी समझना होगा कि ईडी की भी नोटिस आएगी, सीबीआई भी घर पे आएगी, इनकम टैक्स की भी जांच होगी, हो सकता है कि जेल भी जाना। राहुल गांधी का क्या हुआ था? बुला के रखे गए थे ना, कितने दिन ईडी में पूछताछ चली ना, सोनिया गांधी को बुला के किया गया ना। तो इस डर से आपकी मतलब कहीं के दिन कोई बुला लेगा। अगर आपको
नेतृत्व करना है, अगर आपको इस प्रदेश का नेतृत्व करना है और आपकी एज है, अगर आपको इस देश का नेतृत्व करना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अखिलेश जी, देयर इज नो शॉर्टकट। ये सोचना कि 10 साल 15 साल में बीजेपी अपने आप लोग थक जाएंगे और बीजेपी की जगह मुझे ऑल्टरनेटिव मानने लगेंगे, कोई किसी को ऑल्टरनेटिव नहीं मानता है। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में इतनी ब्रूट मेजॉरिटी के साथ है, जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी आएगी। तो कोई किसी का ये सोचना कि वो हो जाएंगे तो मैं हो जाएंगे, ये दिवा स्वप्न है। आपको आके सड़क पे उतर के आम आदमी की बात करनी होगी और अपने पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ बिना एम्बिग्यूटी किए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।